तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस जो कि 2 दिसंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। और यही सब क्वेश्चन आपका कल के वीकली टेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आगे भी आपका जो वीकली टेस्ट एग्जाम होने वाला है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। साथ ही साथ इसी प्रकार से आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की। तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने किया था। इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। तो याद रखिएगा, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया। तो एसपीजी मिशन के द्वारा ब्लाइंड स्कूल को 1895 ईस्वी में खोला गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा 1895 ईस्वी। देखिए, ब्लाइंड स्कूल का मतलब हुआ अंधों के लिए स्कूल, और ये अंधों के लिए यानी कि ब्लाइंड स्कूल को कब खोला गया था, तो 1895 ईस्वी में खोला गया था। और कहाँ पे खोला गया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, रांची में खोला गया था। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, यह कथन है। तो ये जो कथन है आपका कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, यह कथन किसका है, तो ये आपका महात्मा गांधी का है। इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कौन भारत को असभ्य देश मानता था। तो कौन भारत को असभ्य देश मानता था, तो ये आपका थॉमस बेबिंगटन मैकाले मानते थे। इसका करेक्ट आंसर होगा थॉमस बेबिंगटन मैकाले। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इस संत कोलंबस कॉलेज कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपका हजारीबाग में है। और इस संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका डबलिन मिशन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं 1899 ईस्वी में किया गया था। क्लियर है। तो याद रखिएगा संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह आपका डबलिन मिशन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1899 ईस्वी में। और ये कॉलेज आज भी आपका हजारीबाग में चलता है। अगर आप लोग यहाँ से 12 कर सकते हैं, ठीक है, 11 12, और तो यहाँ से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। हजारीबाग में बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है आपका संत कोलंबा कॉलेज। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन आपका विलियम जोन्स ने किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम जोन्स। और कब किया था, तो आज रखिएगा 1784 ईस्वी में। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम जोन्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने की। तो रांची जिला स्कूल की स्थापना आपका JR ओसले ने किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा JR ओसले। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने किया था, तो JR ओसले ने किया था। और कब किया था, तो ये आपका 1839 में किया था। कब किया था, 1839 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। तो कौन आपका फारसी और जो आपका संस्कृत रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे, तो ये था हेनरी टॉमस कोलब्रुक। कौन थे, हेनरी टॉमस कोलब्रुक थे, जो कि आपका जो संस्कृत में जैसे कि जितने भी ग्रंथ हो गया, जैसे आपका गीता हो गया, ठीक है, वेद व्यास की रचना हो गया, जैसे महाभारत हो गया, तो और फारसी की भी बहुत सारी रचना थे। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन कर रहे थे, तो हेनरी टॉमस कोलब्रुक कर रहे थे। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन के द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये ब्रिटिश जोनाथन के द्वारा डंकन के द्वारा आपका हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पे किया गया था, तो ये आपका बनारस में किया गया था। और ये आज भी ये कॉलेज है, ठीक है, जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU के नाम से प्रसिद्ध है। कब किया था, तो 1791 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई। तो दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना आपका आर्य समाज के द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्य समाज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है
कि ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती है? तो ब्लाइंड स्कूल में कौन सी लिपि से पढ़ाई होती है? तो ये आपका ब्रेल लिपि से होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेल लिपि। और ये ब्लाइंड स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया था ये आपका रांची में 1895 में हुआ था। पहला क्वेश्चन ये आपका ये था कि ब्लाइंड स्कूल की स्थापना एसपीजी मिशन के द्वारा कब की गई थी? तो 1895 में वहाँ पे कौन सी लिपि से पढ़ाई होती है? तो ब्रेल लिपि से होती है। और ये आपका ब्लाइंड स्कूल कहाँ पे है? तो रांची में। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड मैकाले कैसी शिक्षा के पक्षधर थे? यानी कि लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, किस शिक्षा को मानते थे? तो ये आपका पाश्चात्य यानी कि जो आपकी पश्चिमी शिक्षा है उसको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाश्चात्य। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना आपका 1901 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा 1901 ईस्वी। और शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो ये भी याद रखिएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। किसने किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने आपका रविंद्रनाथ टैगोर होगा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना किया था कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा आपका चार्ल्स वुड के नीति पत्र को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे कहते हैं। तो देखिए वैसे कृषि जिसमें आपका किसान क्या करते हैं? परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करता है। मतलब ज़्यादा उत्पादन नहीं करता है, उतना ही उत्पादन करता है जिससे क्या हो उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। तो ऐसे कृषि को क्या कहते हैं? तो ऐसे कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निर्वाह कृषि। क्लियर है? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एक क्वेश्चन आपका कृषि चैप्टर है, क्योंकि कृषि चैप्टर से ही इस बार आपके वीकली टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की हैं? तो आर्थिक क्रियाएं आपका 3 प्रकार का होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 3। और ये 3 प्रकार कौन कौन सा होता है? तो बहुत ही आसान है। पहला आपका प्राथमिक क्रिया, दूसरा आपका द्वितीय क्रिया और तीसरा आपका तृतीय क्रिया है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ क्या है? यानी कि विश्व में सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ क्या है? तो ये आपका चाय है। विश्व में सबसे ज्यादा लोग आपका क्या पीते हैं? तो ये आपका चाय पीते हैं। चाय इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। यानी कि मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो अमेरिका करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? तो चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? तो ये आपका आदिम निर्वाह कृषि करते हैं, यानी कि जो आपका पहले से चला आ रहा है उस प्रकार की कृषि करते हैं और ये अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आदिम निर्वाह कृषि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। तो इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपका एक ही है, कंफ्यूज नहीं करना है। सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। तो घुमा करके पूछेगा कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। तो दोनों का आंसर क्या होगा? पटसन। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटसन हो जाएगा। और याद रखिएगा पटसन को ही क्या कहते हैं? पटसन को ही आपका जूट कहते हैं। तो पटसन की जगह पर अगर ऑप्शन में जूट दे दे तब भी कंफ्यूज नहीं करना है। पटसन और जूट आपका दोनों एक ही है, जिसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्लियर है? देखिए वीकली टेस्ट एग्जाम में आपका 10 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैं इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप सबों का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम हो उसमें भी किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत ना हो। वहाँ पे आप लोग ताकि 50 में से 50 ला सके, क्योंकि आपका तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन फाइनल बोर्ड एग्जाम जो कि आपका जनवरी में होने वाला है वहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछेंगे? तो वहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछेंगे। और अभी से ही अगर आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखेंगे, आज करके रखेंगे, तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपका दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं बातों को ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका ब्राज़ील में होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राज़ील। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है
कि भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में चाय उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये आपका दार्जिलिंग प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर होगा दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कौन सा राज्य में है? तो आज रख सकते हैं पश्चिम बंगाल में। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? तो चावल आपका जीवन निर्वाह कृषि का प्रमुख फसल है। जीवन निर्वाह कृषि में आपका मुख्य रूप से आपका चावल का ही उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि भारत की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है? तो भारत की कुल आबादी का आपका 2/3 भाग, कितना? 2/3 भाग आपका कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। इसका करेक्ट आंसर होगा 2/3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चाय की शुरुआत आपका चीन से हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा चीन से। तो आज रखिएगा चाय की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो चीन से। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो रोटी की टोकरी आपका पेरी प्रदेश को कहा जाता है। पेरी के जो घास के मैदान है उसे रोटी का टोकरी कहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, सर पेरी प्रदेश को आपका रोटी का टोकरी क्यों कहा जाता है? तो देखिए बच्चों, ये जो पेरी प्रदेश है ना, तो इसकी जो आपका मिट्टी है, इसकी जो यहाँ पे की जो जलवायु है, ये आपका गेहूं, ठीक है क्या, गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। पेरी प्रदेश में आपका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है और गेहूं से ही आपका आटा बनता है और आटा से आपका रोटी बनता है। क्या बनता है? रोटी बनता है। इस वजह से आपका पेरी प्रदेश को रोटी का टोकरी कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना आपका कपास को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा कपास। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्या हो गया भाई? हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व का कॉफी कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो विश्व में कॉफी का कटोरा आपका ब्राजील को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राजील। और ब्राजील को विश्व में कॉफी का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। देखिए शुरू में मैंने आपको बताया था कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आर्थिक क्रियाएं आपका 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया आपका प्राथमिक क्रियाएं। और ये प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आपका प्राकृतिक से जितने भी जुड़े हुए कार्य हैं ये सारा आपका प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक से जुड़े हुए देखिए आपका कृषि भी प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, खनन भी आपका प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, पशुपालन भी आपका प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। क्या बैंक आपका प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं सर, बैंक आपका प्राकृतिक से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बैंक आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे पूछा है कि कौन आपका प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैंक। बैंक आपका प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। बैंक आपका तृतीय क्रिया का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? तो झूम खेती को दूसरा नाम क्या है? तो इसे आपका घुमंतू खेती भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा घुमंतू खेती। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सेरीकल्चर का संबंध है, यानी कि सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है? तो सेरीकल्चर के अंतर्गत आपका रेशम उत्पादन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा रेशम उत्पादन। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन को आपका एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर और मधुमक्खी उत्पादन को आपका मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी आपका काली मिट्टी को माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा काली मिट्टी। और काली मिट्टी को सबसे बढ़िया मिट्टी कपास की खेती के लिए माना जाता है। इस वजह से काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसे दूसरा नाम है आपका कपासी मिट्टी, यानी कि कपासी मृदा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और काली मिट्टी का एक और नाम है, इसे भी ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी को आपका रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो काली मिट्टी जो कि आपका कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे आपका रेंगुर मृदा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? तो ये आपका चीन में होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। याद रखिएगा चीन में आपका चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है चावल उत्पादन की दृष्टि से। फर्स्ट में चीन और दूसरा में भारत। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मनुष्य की जिन क्रियाकलापों से
आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें कहते हैं। तो देखिए, मनुष्य के जिन क्रियाकलापों से उसके आय यानी कि इनकम में बढ़ोतरी होती है और उसे आर्थिक उन्नति होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का डिफिनेशन लिखने को आए तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं कि वैसे क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिनसे मनुष्य की क्या हो, आय बढ़ती हो और आर्थिक उन्नति होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व का सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है? यानी कि चावल उत्पादन की दृष्टि से पहला नंबर में कौन आता है? तो चीन आता है। ठीक है, चीन के बाद भारत आता है। तो देखिए ऑप्शन से मिल जाएगा, पहला में चीन और दूसरा में भारत, तीसरा में जापान और चौथा में श्रीलंका। ठीक है, तो ये आपका चावल उत्पादक के देशों का सही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि इनमें से कौन प्रमुख पेय फसल है? तो इनमें से कौन सा आपका प्रमुख पेय फसल है? तो ये हो जाएगा आपका चाय और कहवा। कहवा को क्या कहते हैं? कॉफी भी कहा जाता है। ठीक है, तो चाय और कहवा आपका क्या हो जाएगा? प्रमुख पेय फसल है, ज्यादा लोग इसी को पीते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? यानी कि जितने भी भारत का क्षेत्रफल है उनमें से कितने क्षेत्रफल पर आपका कृषि योग्य भूमि है? तो कितने क्षेत्रफल पर है? तो ये आपका 51% क्षेत्रफल पर है। लेकिन यहाँ पे 51% आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो 51% का सबसे नजदीकी ऑप्शन है ये आपका 50% है। ठीक है, तो 50% भूमि पर क्या है आपका कृषि की जा सकती है। इसका करेक्ट आंसर होगा 50। ठीक है, एक्चुअल में 51 है लेकिन यहाँ 51 ऑप्शन में नहीं है, तो नजदीकी ऑप्शन आपका 50 है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा 50। बाकी बात कहीं कहीं आंसर 75 दिया हुआ है, तो ये 75 आंसर नहीं होगा, गलत आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर होगा 50। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में आपका स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा झूम। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन था उसको करवा दिया गया। इस पर आपका वीकली टेस्ट में सामाजिक विज्ञान में आपका 3 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका तीसरा चैप्टर है वो है आपका सामाजिक न्याय, तो उसका भी एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही साथ उसमें इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी मैं करवा दूंगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ज़्यादा नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, जो सिर्फ वीकली टेस्ट में आएगा वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको ज़्यादा करवाया ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है वहाँ पे भी काम आ जाए। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आएगा, तो वहां पे सिर्फ आपका जो 4 क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन आता है, तो वे 5 ही क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा और वही आएगा। ठीक है बच्चों, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर उसके बाद एक संस्कृत का वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।